मैं टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पुनः आज के वीडियो की शुरुआत हम आज की ही बात से करते हैं। आज 29 जुलाई है। आज के दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस बाघों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु एवं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग तकनीक की ओर चलें। आज हम लोग बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव में से मैंने 3 अवयव का चयन किया है, जो कि रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है। रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक, कैपेसिटर यानी संधारित्र, इंडक्टर यानी प्रेरक। प्रतिरोध का मुख्य कार्य किसी परिपथ में बाधा उत्पन्न करना होता है ताकि करंट को रोका जा सके, जबकि संधारित्र का मुख्य कार्य यानी कैपेसिटर का मुख्य कार्य अपने अंदर कुछ समय के लिए ऊर्जा को संग्रहित करके रखना होता है। उसी तरह इंडक्टर यानी प्रेरक का मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों अवयवों की विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इंडक्टर यानी प्रेरक की विवेचना करते हैं। इंडक्टर यह एक वैद्युतिक अवयव है जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करती है। यानी कि कोई भी इंडक्टर अपने अंदर ऊर्जा का भंडारण चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करती है। यह 2 सिरे वाला वैद्युतिक अवयव है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस कहा जाता है। इसे मापने की इकाई हेनरी है। प्रेरक को साधारण भाषा में चौक या कुंडली कहा जाता है। चौक जो पहले ज़माने में ट्यूबलाइट में उपयोग में लाया जाता था, आजकल इस चौक की जगह इलेक्ट्रॉनिक चौक ने ले रखा है। अब हम प्रेरक के कुछ उपयोगों का वर्णन करेंगे। पहला उपयोग इसका इम्पीडेंस मैचिंग में होता है। उसके अलावा मैंने बोला था कि इसका उपयोग ट्यूबलाइट में किया जाता है। तीसरा, पुराने कार एवं स्कूटरों को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क पैदा किया जाता है, इसलिए उस कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा जो इसका मुख्य कार्य है वो वैद्युतिक फिल्टर यानी कि विद्युत फिल्टर के रूप में किया जाता है, ताकि हम किसी सिग्नल को छान सकें। उसमें जो भी इसके अलावा जब बात फिल्टर की हो तो रेसिस्टर, कैपेसिटर एवं इंडक्टर इन तीनों के समूह से भी बनाया जाता है। ऐसे मुख्यतः इंडक्टर एवं कैपेसिटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों अवयव आवेश को संग्रहित करके रखते हैं। अब हम लोग प्रेरक के कुछ प्रकारों का वर्णन कर लें। यदि हम प्रेरक के प्रकारों का वर्णन करते हैं तो यूँ तो लगभग 10 प्रकार के इंडक्टर हैं जो हम लोग उपयोग में कभी ना कभी लाते हैं। इनमें से 6 जो प्रमुख प्रेरक हैं वो निम्न हैं। पहला, लैमिनेटेड कोर इंडक्टर यानी टुकड़े टुकड़े
कोर इंडक्टर, इसको टुकड़े टुकड़े हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग आकार के कोरों को जोड़ के एक आकार प्रदान किया जाता है जिससे इंडक्टर का निर्माण होता है। इस तरह के इंडक्टर का प्रयोग वाहन के लिए ऑनबोर्ड चार्जर, फिल्टर एवं चॉक फिल्टर में किया जाता है। दूसरा हमारा एयर कोर इंडक्टर है। यह लैमिनेटेड तारों का एक छल्ला होता है जिसमें हवा आर पार आसानी से हो सकती है। इसका प्रयोग आरएफ ट्यूनिंग, टीवी, रेडियो इत्यादि में किया जाता है। फिर बात आती है तीसरा बॉबिन इंडक्टर की। बॉबिन इंडक्टर को यदि हम हिंदी में बोलें, बॉबिन का हिंदी अटेरन होता है। इस इंडक्टर का प्रयोग एसएमपीएस सर्किट, पाइप फिल्टर इत्यादि में किया जाता है। फिर चौथे फिल्टर की बात करें तो फेरेट कोर इंडक्टर। फेरेट कोर इंडक्टर एक फेरेट मटेरियल के छल्ले के ऊपर तारों को लपेट के बनाया जाता है। इसका प्रयोग स्विचिंग सर्किट एवं फिल्टर में किया जाता है। फिर पांचवें इंडक्टर की बात करें तो टॉरॉइडल कोर इंडक्टर। इसका प्रयोग चिकित्सा उपकरणों, स्विचिंग उपकरणों एवं एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई वाले उपकरणों में किया जाता है। अगला जो इंडक्टर है वह हमारा है वायरलेस चार्जिंग कॉइल। यह भी एक तरह का इंडक्टर है जिसकी सहायता से हम लोग मोबाइल, जो आजकल वायरलेस चार्जिंग वाला आता है, उसमें उसका प्रयोग होता है। उसके अलावा सूचना एवं संचार उपकरणों में, चिकित्सा उपकरणों में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। अब हम लोग कैपेसिटर की विवेचना करते हैं। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युतीय क्षेत्र में संग्रहित करके रखता है, यानी कि यह ऊर्जा को कुछ समय के लिए खुद में संग्रहित करता है। संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरे वाला प्रमुख अवयव है, यानी कि यह भी टू टर्मिनल कंपोनेंट है। संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं। इसके बीच के स्थान में कोई कुचालक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जैसे कागज, पॉलीथीन, माइका इत्यादि भरा जाता है। इसकी इकाई कैपेसिटर यानी संधारित्र की इकाई फैराड होती है। हम लोग किसी संधारित्र के ऊपर इसका मान माइक्रो फैराड में अंकित देखते हैं। माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶। इससे छोटी इकाई भी होती है नैनो, जिसे 10⁻⁻�6 से दर्शाया जाता है, 10⁻⁹ से दर्शाया जाता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब इनके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समय के साथ बदलते रहे। यदि इसके विभवांतर में बदलाव ना हो तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम लोग संधारित्र के कुछ प्रमुख उपयोगों की चर्चा कर लें। संधारित्र का काम शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को बेहतर करना होता है ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से वर्क कर पाए। दूसरा, विभिन्न विद्युत फिल्टरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने पीछे बताया था कि मुख्यतः कैपेसिटर एवं इंडक्टर का ही प्रयोग फिल्टर सर्किट में होता है। उसके अलावा विद्युत परिपथ में समय संबंधी परिपथ बनाने में किया जाता है। उसके अलावा आवेश भंडारण तथा ऊर्जा भंडारण में भी किया जाता है। अब हम संधारित्र का वर्गीकरण करते हैं। संधारित्र का वर्गीकरण प्रायः उनके निर्माण में प्रयुक्त डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यानी यह बोल सकते हैं कि अचालक पदार्थ के आधार पर किया जाता है। इसमें पहला सिरामिक यानी कैपेसिटर
सिरामिक कैपेसिटर यानी मृत्तिका शिल्प, सिरामिक का हिंदी मृत्तिका शिल्प होता है। यदि दो धातु के प्लेटों के बीच अचालक के तौर पे सिरामिक का प्रयोग किया जाए तो वह कैपेसिटर सिरामिक कैपेसिटर कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा अन्य इंडस्ट्रीज उपयोग में भी, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा पेपर कैपेसिटर यानी दो धातु के प्लेट के मध्य अगर अचालक के रूप में पेपर का प्रयोग किया जाता है तो वह कैपेसिटर पेपर कैपेसिटर कहलाता है। इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही करते हैं। तीसरा, विद्युत अपघट्य संधारित्र यानी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसका प्रयोग हम लोग पंखों में करते हैं। चौथा, ग्लास कैपेसिटर यानी इसमें भी दो प्लेटों के मध्य अगर अचालक के रूप में ग्लास का प्रयोग कर रहे हों तो वह कैपेसिटर ग्लास कैपेसिटर कहलाएगा। इसका भी उपयोग इंडस्ट्रियल पर्पस के अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है। और पांचवा, अब्रक माइका कैपेसिटर, इसमें भी दो धातु के प्लेटों के मध्य अचालक के रूप में अवरक यानी माइका का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा कैपेसिटर माइका कैपेसिटर कहलाता है। इसका भी प्रयोग इंडस्ट्रियल पर्पस के अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के प्रकारों को देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला बल्क डाइलेक्ट्रिक, दूसरा धातु ऑक्साइड के फिल्में। ठीक है, और इन्हीं धातु ऑक्साइड के फिल्मों को वैद्युतिक अपघट्य संधारित्र भी कहते हैं। उसके बाद इसके अलावा हम कैपेसिटर का वर्गीकरण दो और प्रकार में करते हैं। पहला नियतमान संधारित्र और दूसरा परिवर्तीमान संधारित्र, यानी एक फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा एक वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर जिस संधारित्र के मान को हम अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते हैं वह नियतमान संधारित्र यानी कि फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर हुआ। और दूसरा, जिस संधारित्र के मान को हम अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हो उस कैपेसिटर को परिवर्तीमान संधारित्र या वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। नीचे नियतमान संधारित्र का सिंबल है और इसके बगल में परिवर्तीमान संधारित्र का सिंबल है। अब हम लोग प्रतिरोध की विवेचना करते हैं। प्रतिरोधक दो सिरे वाला वैद्युतिक अवयव है जिसके सिरे के बीच विभवांतर उससे बहने वाले तात्कालिक धारा के समानुपाती होता है। इससे होकर धारा बहने पर इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसकी इकाई ओम होती है, यानी कि इसकी एसआई यूनिट ओम होता है। कुछ प्रतिरोधक हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम यानी V = IR। व्यवहार में प्रयुक्त प्रतिरोधक विभिन्न पदार्थों, तारों एवं फिल्मों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कार्बन रेसिस्टर, वायर वॉन्ड रेजिस्टर इत्यादि। यदि हम वैद्युतिक दृष्टिकोण से देखें तो हीटर, प्रेस यानी विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, ये सभी प्रतिरोधक के ही स्वरूप हैं। अब हम प्रतिरोधक के कुछ उपयोगों की चर्चा करें। प्रतिरोधक का एक मुख्य उपयोग करंट के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है, यानी कि करंट को रोकना होता है। उसके बाद विद्युत केतली में, यानी कि इसमें लगा हुआ तारों की कुंडली प्रतिरोधक का कार्य करता है। उसी तरह विद्युत बल्ब में भी जो तार लगे होते हैं टंगस्टन के, वह भी एक प्रतिरोधक का कार्य करता है। ठीक उसी तरह विद्युत टोस्टर में भी जो कॉइल लगा रहता है वह प्रतिरोधक का कार्य करता है। उसके बाद ध्वनि उपकरणों में वॉल्यूम को समायोजित करने में, यानी कि प्रतिरोध की सहायता से हम किसी ध्वनि उपकरण के आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पंखा के डिमर स्विच में, पंखा में जो रेगुलेटर होता है उसमें भी तारों की कुंडली होती है, तो प्रतिरोध का
जो कि प्रतिरोध का कार्य करता है और उसी से पंखे की गति को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोटर की गति को नियंत्रित करना, यानी कि पंखे की ही तरह हम मोटर की गति को भी प्रतिरोधक की सहायता से घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम प्रतिरोधक का वर्गीकरण करते हैं। प्रतिरोधक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक नियतमान प्रतिरोध और दूसरा परिवर्तीमान प्रतिरोध। नियतमान प्रतिरोध वैसा प्रतिरोध होता है जिसके मान को हम अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते, यानी कि वह उसका जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल ही फिक्स होता है। दूसरा परिवर्तीमान प्रतिरोध, वैसा प्रतिरोध जिसके मानों को हम अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, वह हमारा परिवर्तीमान प्रतिरोध होता है। अब हम लोग प्रतिरोधक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उनके ऊपर अंकित रंगीन धारियों के बारे में जानते हैं। इसे हम कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस या कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक का वर्ण संकेतन कहते हैं। इसे हम कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक का वर्ण संकेतन कहते हैं। वर्ण संकेतन यानी कि कलर कोड, इसका प्रयोग प्रतिरोध के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव जैसे कैपेसिटर, इन सब के मानों को दर्शाने के लिए भी इसके ऊपर छोटी छोटी अलग अलग रंग की धारियां बनी होती है। इस संकेतन का विकास 1920 के दशक में रेडियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इन पर कई रंगीन पट्टियां बनी होती है। पट्टियों की संख्या कम से कम 3 एवं ज़्यादा से ज़्यादा 6 होती है। ऐसे 3 पट्टी वाले प्रतिरोध की सहन शक्ति 20% होती है, यानी नो कलर रंगहीन हो तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 4 पट्टियों वाला प्रतिरोध होता है, क्योंकि 3 पट्टी वाले प्रतिरोध में चौथी पट्टी हमेशा रंगहीन यानी नो कलर वाला होता है। अब हम इन सभी पट्टियों के प्रतिरोधक को समझते हैं। जैसे 3 पट्टी वाला यदि प्रतिरोध है तो उसमें पहली पट्टी, बाएं से जो पहली पट्टी होगी वह हमारे कोड को दर्शाएगी, दूसरी पट्टी भी कोड को दर्शाएगी और तीसरी पट्टी जो है वह हमेशा दशमलव गुणक यानी कि मल्टीप्लाई को दर्शाएगी, और इसमें हमेशा चौथा जो पट्टी होगा वह नो कलर का होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कम से कम 4 पट्टी वाला प्रतिरोध होता है। अगली 4 पट्टियों वाला प्रतिरोधक की बात करते हैं। तो 4 पट्टी वाले प्रतिरोधक में पहली पट्टी जो होती है बाएं से वह कोड को दर्शाती है, दूसरी पट्टी भी कोड को, तीसरी मल्टीप्लाई को और चौथी टॉलरेंस को। टॉलरेंस यानी सहन शक्ति। टॉलरेंस जो होती है वह हमेशा प्लस माइनस में होती है। इसका यह तात्पर्य है कि उसकी सहन शक्ति, यदि मान लीजिए किसी की सहन शक्ति नो कलर है यानी 20% है, तो इसका मतलब है कि वह 20% कम भी सह सकती है और या तो 20% ज़्यादा भी सह सकती है। अब हम 5 पट्टी वाले प्रतिरोधक की बात करें। 5 पट्टी वाले प्रतिरोधक में बाएं से पहली पट्टी कोड को, दूसरी पट्टी कोड को, तीसरी पट्टी भी कोड को दर्शाती है, चौथी पट्टी गुणक को दर्शाती है और 5वीं पट्टी टॉलरेंस यानी सहन शक्ति को दर्शाती है। अब हम 6 पट्टी वाले प्रतिरोधक की बात करें तो इसमें बाएं से पहली 3 पट्टी कोड को दर्शाती है, चौथी पट्टी मल्टीप्लाई को दर्शाती है, 5वीं पट्टी टॉलरेंस को दर्शाती है और छठी पट्टी जो कि थोड़ी चौड़ी होती है वह टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी ताप गुणांक को दर्शाती है। नीचे मैंने दर्शा दिया है C फॉर कोड, M फॉर मल्टीप्लाई, T फॉर टॉलरेंस और TC फॉर टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और इन्हीं बातों की चर्चा मैंने नीचे कर रखी है कि पट्टी 1 से कोड को, पट्टी 2 से भी कोड को, पट्टी 3 एवं 4 से दशमलव गुणक को, पट्टी
4 एवं 5 से टॉलरेंस को और पट्टी 6 से हम प्रसार यानी ताप प्रसार गुणांक को दर्शाते हैं। अब हम लोग वर्ण संकेतन के तालिका को देख लेते हैं। यह वर्ण संकेतन की तालिका है जिसमें सभी रंगों के लिए अलग अलग कोड दिया गया है एवं उसके गुणक के साथ साथ सहन शक्ति एवं ताप गुणांक को दर्शाया गया है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को आप लोग बनाएं। यहाँ पर मैंने कुल 4 उदाहरणों को दर्शाया है। मैं पहले उदाहरण को समझा देता हूँ, आप लोग बाकी 4 उदाहरणों को समझने की कोशिश करें या अन्य उदाहरण लेके भी बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे 5 कलर लिया गया है, हरा, नीला, काला, काला, भूरा। तो हरा का जो कोड होता है 5 होता है, उसके बाद नीला का जो कोड होता है वह 6 होता है, काला का जो कोड होता है वह 0 होता है। चूँकि यह 5 वाला है, 5 धारी वाला है, इसलिए हम इसमें 3 CCC यानी कि 3 कोड लेंगे। उसके बाद जो चौथी धारी होगी वह मल्टीप्लाई को दर्शाएगा। आप चेक कर लें, तालिका में काला के लिए जो मल्टीप्लाई है वह 1 है, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो पांचवी धारी जो है यानी भूरा रंग का, वह टॉलरेंस को दर्शा रहा है यहाँ पे, और भूरा का जो टॉलरेंस है तालिका में वह ±1% है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वह 560 ओम। चूँकि हम 560 को यदि 1 से गुना करते हैं तो यह हो जाता है आपका 560 ओम, 560 ओम ±1%। यानी कि यह जो प्रतिरोध है इसका वैल्यू 560 ओम से 1% कम भी हो सकता है या 1% ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी जो 3 उदाहरण हैं आप लोग इसे बनाएं और समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरे वीडियो को देखने के लिए आभार। लॉकडाउन में आप लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।